दी वेट। 15 सिर्फ रिवीजन कर लेते। हाँ जी, आप सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं। यस सर। यस सर। क्या है, पढ़ने का बहुत मन है। आइए सीधा नए कंटेंट पे चलते हैं। बिना कंटेंट जो दिमाग से उतर है। नहीं, पहले मेरे को फ्लो बनाने हैं, काफी दिनों का। रजिस्ट्रेशन का सीक्वेंस देखते हैं पहले सेक्शंस का। सेक्शन 22 क्या था? पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 23 नॉट लायबल। नॉट लायबल। 24 25 नहीं करा। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। ना जी, थोड़ा थोड़ा हो गया, 30 दिन में अप्लाई करने वाली है प्रोसीजर। आज हम प्रोसीजर ही करने वाले। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। वो ये कह रहा था, अगर SGST में आप अप्लाई करते हो तो दिल्ली में अप्लाई करा, मिल गया तो डीम्ड होता है कि सेंटर ने भी दे दी रजिस्टर। देख लेंगे अभी 26 27 रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस ऑन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक्ट NRTP। 28 cancellation। 29 suspension and 30 is revocation of cancellation order। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी 28 29 30 एक ही क्लास में खत्म कराने की। तो एक तो हो सकता है आज की क्लास और एक लंबी क्लास 2 सवा 2 घंटे की रजिस्ट्रेशन की बचे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे। बट हाँ, वो नोट्स मुझे पूरे एक बार आपको वैसे करके दूंगा कि बस मैं बोलता जाऊँ और खत्म हो आपका वो लॉजिक, वो चीज है। आइए अब एक बार सेक्शन 22 को थोड़ा याद करते क्या था। सेक्शन 22 कहता था कि इफ the aggregate turnover of a person exceeds how much? 10 लाख कितनों के लिए था? कौन कौन सी? MMT नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। 10 लाख। इन 4 स्टेटों में अगर 10 लाख एक्सीड हो गया तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। देन 40 लाख कितनी स्टेट्स में था? अच्छा, 40 लाख की स्टेट्स नहीं थी, 20 लाख की थी। तो 20 लाख में कौन सी स्टेट्स आ रही थी? मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तराखंड। घूमने गए, याद आ गई आप? इन स्टेट के लिए 20 लाख था और इन स्टेट के अलावा सारी की सारी स्टेट हो 40 लाख। लेकिन अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रही है तो 40 लाख की कोई बात नहीं। अगर आपने इंटरस्टेट करा दी तो 40 लाख की कोई बात नहीं। और अगर आपने वो आइसक्रीम, टोबैको, एस्ट्रिक्स और वो जो ब्रेक्स वो जो था, तो ये वाली सारी बातें नहीं थी, आपको ध्यान आ रहा होगा। फिर मैं आ जाता हूँ एग्रीगेट टर्नओवर। अच्छा, दुकान का, हर दुकान का टर्नओवर देखा जाता है या पैन बेस्ड टर्नओवर देखा जाता है? पैन बेस्ड। और अगर एक दुकान स्पेशल कैटेगरी में और एक दुकान दिल्ली में है तो लिमिट क्या हो जाएगी? 10 लाख स्पेशल कैटेगरी। लेकिन अगर आप उस दुकान से सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रहे हैं तो लिमिट वही की वही दिल्ली वाली ही रहेगी। तो याद आ रही है बात है? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, exempt supply, interstate supply and export, excluding CGST, SGST, IGST and compensation cess, including क्या था? जो भी आपने सप्लाई करा अगर वो RCM पे तो भी वो इंक्लूड मैं कर लूंगा अंडर अ सिंगल पैन। और एग्जैक्टली परचेज, अगर आपने परचेज करी है तो क्या वो मैं लेता था? नहीं लेता था भाई, हम टर्नओवर की बात कर। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? आई थिंक 22 में मोर और लेस यही करा था हमने। इसके बाद हम किस पर आए थे? 24 पर आ जाते हैं। पहले 24 कराया था हमने। 24 किस चीज का था? यानी कि अगर आप सेक्शन 24 के तहत नीचे दी गई लिस्ट में आ गए तो भाई आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करानी है। ना 10 लाख की लिमिट, ना 20 की लिमिट, ना 40 की लिमिट। सबसे पहला पॉइंट इंटर स्टेट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट हो रही है इंटरस्टेट, और मैं थोड़ा फ्लो में बोलूंगा इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कंपल्सरी। Interstate supply of service not compulsory if it exceed the threshold limit. Goods की भी exception, except handicraft। समझ रहे हो? तो अगर मैं एक बार फ्लो से बोलूं, सबसे पहली किन लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करानी? In case of interstate supply of goods other than notified handicrafts। मैं सर्विस बोलूंगा तो इसको ना लिमिट चलिए। ठीक है बच्चे? सेकेंड लिमिट
इसके बाद हमने जो इजी वाले, मुझे आरसी जिसमें अगर आपने आरसीएम पर एक भी रुपए की परचेज ले ली, यानी कि अगर आप एक इनवर्ट सप्लाई ले ली अंडर आरसीएम, तो आपके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। देन उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड नोटिफाइड गुड्स। कैजुअल टैक्सेबल मैंडेटरी, लेकिन अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करे, और वो सिर्फ कौन से गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी, बट जनरली कैजुअल टैक्सेबल लेनी। इसके बाद एनआरटीपी की, उसके बाद एनी पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप एजेंट है बड़े इंसान के, उषा पंपों के एजेंट हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेनी है। देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद आई थिंक आपने को इतनी लिमिट से दिमाग में आएंगी। आइए अब मैं इसको पॉलिश करके खत्म करता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था आऊंगा एक टाइम पे सेक्शन पे दोबारा। एग्जैक्टली, आइए सुबह ही अपडेट करा बेटे। अब आप बड़े ही प्यार से दोबारा से पहला पॉइंट पढ़िए जरा। आपको इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। एक सेकेंड बच्चे, क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? चल रही है, चल। हाँ यार, मिस हो जाती है फिर वो खराब हो। भाई सबसे डर माहौल तो बना आलोक जी, यस ऑल क्लियर? वेरी मच एनी डाउट्स? यस पढ़ोगे नहीं तो डाउट्स आएंगे ना। रिकॉर्डिंग कवर पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस सर सेकंड पॉइंट, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आगे मैंने कुछ लिखा है, सुबह सुबह लिखा है बेटे, इसको पढ़ो। क्या हमारी ट्यूनिंग बैठ रही है तुम्हारी? मेटल स्क्रैप मैंने ब्रैकेट में लिखा है, पर्सन हु ओनली सप्लाई गुड्स ऑफ आरसीएम। क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेनी होती है? नहीं लेनी होती, लेकिन किसको लेनी होगी? अगर आप सप्लायर किस चीज के हो, याद करिए हमने एग्जाम्पशन वो सेक्शन 23 में जाऊंगा तो लिखवा तो देंगे। अगर मैं जो चीज बेच रहा हूँ, आप समझिए मैं एक दुकानदार हूं और मैं जो बेच रहा हूँ उस पर आरसीएम है, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी है? नहीं लेनी होगी, नहीं लेनी होगी। एग्जैक्टली, जो बंदा रिसीव करे वो लेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें आगे क्या लिखा है देखो, पर्सन हु ओनली सप्लाई गुड्स और सर्विस ऑन आरसीएम बेसिस इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट मैं मेटल स्क्रैप बेचता हूं, आरसीएम है, मेरे को तो जीएसटी की लगनी ही नहीं, पर फिर भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी। ध्यान रखिएगा ये बात है, मैं ऐसे नहीं लिखवा रहा। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको दिखेगा हाँ भाई लिखी हुई थी बात, एस्केप हो गई बस। हाँ जी बोलिए। सर जो पॉइंट लिखवाया आपने पर्सन भी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, इसमें मतलब हम क्या तो रेसिपिएंट हो गए, मान ली मैं ये बेच रहा हूँ, देखो आई ओनली सेल रिमोट एंड दैट्स ऑन आरसीएम, तो मैं इसको बेच रहा हूँ। क्या मेरे को रजिस्ट्रेशन लेनी है? नहीं। किसको लेनी है? लेनी है कंपल्सरी, ये रहा कंपल्सरी। पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन आरसीएम, अदर पर्सन विल पे टैक्स ऑन आरसीएम। तो मेरे को रजिस्ट्रेशन में करवानी पड़ेगी आपको तो लेनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। अब अगर ये मेटल स्क्रैप होता, मेटल स्क्रैप करनी है and I'm selling it, he has to take compulsory registration because आरसीएम में पे करना है ना। जी समझ रहे हो? क्या मैं एग्जेम्प्ट हूं? नहीं, मेटल स्क्रैप वाले को कराना पड़ेगा। कहिए क्लियर है? अगला आपको ध्यान है एनआरटीपी था। देन लेकिन कैजुअल टैक्स में बाहर कौन कर दूंगा? एक्सेप्ट कैजुअल मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई और नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट, तो इस केस में लिमिट एप्लीकेबल हो। ये मैंने बताया था आपको। नहीं इसके ऊपर अलग से चैप्टर है टीडीएस का। टीडीएस क्या होता है आपको पता भी नहीं है, अभी आपको भी याद करके चलना होगा। अगर कोई भी बंदे को जीएसटी में एक टीडीएस होता है इनकम टैक्स का, एक होता है जीएसटी का, और क्या होता है आपको दोनों नहीं पता। लेकिन अगर किसी इंसान को टीडीएस डिडक्ट करना है
he has to take compulsory registration. क्या है क्या नहीं है, जब होएगा 2 मिनट में समझ आ जाएगा। यानी कि पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 whether or not separately registered under the act। ज्यादा लंबी बात नहीं, बात इतनी सी है, अगर टैक्स डिडक्ट करना है 51 सेक्शन में तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट हमने कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट समझ आ गया? चलिए गुड। उसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एट्थ पॉइंट के ऊपर ही मैंने आपको बताना है, लेकिन नाइन्थ पे आते हैं पहले। OIDAR सर्विसेज, सर ये क्या होती है हमें नहीं जाना है, इसके अंदर आप ये समझिए OIDAR की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। बाहर का एक बंदा ये सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? जो बंदा इंडिया में है, तो उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। डेटा एक्सेस होता है, जैसे क्लाउड सर्विसेज होती है, वो होती है वैसे करके कुछ लोग, बाहर के बंदे को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। आपको इतना ध्यान रखना है, पेपर में आ जाएगा कि 5 केसेस बताते हो जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, समझ रहे हो? तो उस तरीके से अब ये नया ऐड हुआ है पॉइंट नंबर 10, पर्सन सप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। एक बंदा है जो आउटसाइड इंडिया है और किसको सर्विस दे रहा है? टू अ पर्सन इन इंडिया। और किस चीज की? ऑनलाइन मनी गेमिंग, जैसे कि ड्रीम 11 या कुछ, ठीक है। हालांकि बहुत गहरी बात है कि ये समझाई नहीं जा सकती है, क्योंकि सिर्फ 2 लाइनों में अगर इंस्टीट्यूट खत्म करके तो हम लोग उसके अंदर नहीं जाता। आप इतना समझिए, एक बंदा है जो बाहर है और उसको प्लेटफॉर्म, सिर्फ उसके प्लेटफॉर्म ले रखा है इधर, डेटा सारा डेटा है उसके पास और वो सर्विस दे रहा है आपको, तो उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको बिल्कुल कुछ ऐसा खास ऐसा नहीं पता लगेगा, आपको पॉइंट याद होना चाहिए। पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया प्रोवाइडिंग सर्विस टू इन इंडिया, कौन सी सर्विस दे रहा है? ऑनलाइन गेमिंग सर्विस दे रहा है। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपके साथ, अच्छा एक लास्ट पॉइंट, सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया तो फिर उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं। अब मैं आपके साथ कुछ बात कर रहा हूं, क्या ECO समझते हैं क्या होता है? ECO, हेलो, ECO क्या होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये क्या होता है? ऑनलाइन आप जैसे खाना मंगवा रहे हो, अगर आपको डोमिनोज से मंगा रहे हो तो आप किससे मंगवा रहे हो? डोमिनोज की ऐप डाउनलोड करते हो, जोमेटो, कोई सा भी कर सकते हो जनरली। डोमिनोज की ऐप से करते हो, जोमेटो से नहीं करते। मेरा एग्जांपल के नहीं ना, नहीं होगा सर से, मैंने एक बार चेक करा बस से जोमेटो में लो। अच्छा, अगर आपको एकदम अभी 5 मिनट में बहुत सारी आइसक्रीम मंगवानी है, एग्जाम्पल है, आप बार बार खाने की बात मत करा करके, ठीक है। आप मुझे बताइए कि अगर आपको जैसे अमेजोन से खाना, खाना नहीं, अमेजोन से आपको कपड़े मंगाने, क्या मंगाने? संजय भैया खुद ही जोमेटो बन के घूम रहे हैं। ये ना काट कर दूंगा तो आगे हो गया यार, मैं ऐसा तो नहीं हो मेरे हाथ में रहने की चाय के देगी। इसको तो पकड़ना ही नहीं है सर। अच्छा पकड़ना ही नहीं है, अब तो गिर जाएगा तो तो फिर हटाइए रे भाई इसको, पानी छोड़ चुका है। पता नहीं कैसे नुकसान है। मैं कह रहा हूँ केयर वाले के पास भी करता हूँ, मैं वहीं से ले आऊंगा फिर। सर ये भैया कहाँ जा रहे हो? कुछ अगर कोई रास्ते में कोई आइसक्रीम शॉप खुली होगी, कोई भी अगर होगा ना आइसक्रीम या क्या खाना है और क्या खाना है, सर वही आइसक्रीम वाले होगा तो ले।
मुझे फोन करिए, मैं कंफर्म करूँ। भैया पहले आपको से एक बात बताइए, जो अमेजोन होता है, अमेजोन से आप कपड़े मंगाते हो, जोमेटो से क्या मंगाते हो? खाना और उबर, राइट। राइड्स और रैपिडो, बाइक कहने का मतलब है ये सारे ईसीओ बोला जाता है, ई-कॉमर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर। और मैं आपको एक बात बोल दूं, थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ, आपको बात चल रही है क्या डोमिनोज ई कॉमर्स ऑपरेटर है? सर देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर ये नहीं होता कि वो सामान मेरा नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, अगर मेरी ऐप है और अगर मैं ऑनलाइन कोई चीज बेच रहा हूँ, देन ई कॉमर्स। जैसे आप एडिडास का आप शूज खरीद रहे हो, आप एडिडास की वेबसाइट पे जाके खरीद रहे हो, क्या एडिडास एक ई कॉमर्स? यस है। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप चाहे किसी और के प्रोडक्ट बेचो या अपना प्रोडक्ट बेचो, यू आर एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स इज नॉट किंग, बड़े बड़े नाम आप सोचो, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है, आप मैकडोनल्ड्स की वेबसाइट पे जाके भी तो ऑर्डर कर सकते हो, तो क्या मैकडोनल्ड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर है? हाँ जी। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो, जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो खुद ई कॉमर्स नहीं है, उन्होंने क्या करा हुआ है, जोमेटो पे रखा। आपको अगर जैसे बोट कंपनी बताओ, बोट पता है? बोट, बोट का फाउंडर कौन? अमन गुप्ता। सर रेड टेप भी कोर्स हाँ जी, रेड टेप, रेड टेप की अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट से मंगा सकता है, दैट्स ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझ रहे हो? जिसकी भी वेबसाइट हो और अगर वो बेच भी रहा हो सामान, ठीक है। जैसे एड्यू जंक्शन की वेबसाइट है, ऐप है ऐप है, बट वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट। कितने खुश हो रहे हो अभी? हाँ, सर्विसेज है, बट अगर मैं उसको प्रॉपर ये बना दूं, ऐसे कोर्सेज और ये चीजें, तो वो ई कॉमर्स इश्यू हो। क्या नहीं, क्या क्या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कैसे? इसलिए नहीं कर रहा है। नहीं, ये मैंने सोचा ही नहीं था कि कंपलसरी में आए। हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें जरूरत नहीं लगी। आपका टर्नओवर भी बहुत है। हाँ, टर्नओवर भी एक्सीड नहीं हुआ। जीएसटी बना देंगे सर, दुगना टर्नओवर आपका होगा 8 से जीएसटी सर आपको 40 लाख वाली लिमिट हाँ सर मैम बताएगी छोटे बच्चे, सर साथ सच बता रहे हैं सर इंजेक्शन अपनी पुलिस से पकड़ छुपा के रखता है। हाँ आप तो सब समझ आने लगे। आप यही रेट फाउंडेशन तक तो सही था, पर अब तुम्हें ज्यादा समझ आ गई। फाउंडेशन में तो डेबिट क्रेडिट के आगे नहीं बढ़ रहे थे, अब ज्यादा। तो हम वही हो जो मैक्सिमम प्रॉफिट ऐसे करते आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कंपलसरी। मैं बोल लूँ या मैं भी चुप रहूं? परमिशन भी दे रहा है, कह रहा है आप बोल लो। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। अब बोलोगे सर, ये टैक्स एट सोर्स, टैक्स ये जो आ रहे हैं ना, इसको आपको भी चलाना पड़ेगा, समझा नहीं सकता आपको, ठीक है। वो बताऊंगा आपको मैं। जैसे एक छोटी सी चीज बोल देता हूँ, आपने अमेजोन से ऑर्डर करा, आप पैसा किसको देते हो? हाँ, दुकानदार में नहीं जाता मेरे पैसे, अमेजोन पे जाता। फिर अमेजोन अपनी कमीशन काट लेता है, फिर आगे देता है। अब इसमें बीच में सरकार भी आ गई है, सरकार कह रही है देख वो जो बिल किसने बनाया हो। हालांकि ये बड़ी डिबेटेबल बात है, मैं भी आपको सारी एडवांस बातें नहीं बोल सकता। दुकानदार के यहाँ से बिल बनता है, आप जब डोमिनोज से ऑर्डर करते हो तो बिल डोमिनोज का होता है। डोमिनोज बिना बिल के पिज्जा कैसे निकाल देगा भाई? सोच के देखो, मतलब समझ रहे हो? अगर आप मोबाइल खरीद रहे हो कुछ है, तो वो जो दुकान जहां मोबाइल पड़ी हुई है का तो बिल तो बनाएगा ना वो। तो देयर आर मेनी कैटेगरीज, सेलर बिल बनाता है, ठीक है। तो सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है अमेजोन तेरे पास ही तो सारा पैसा है, इसमें से जीएसटी तू हमें दे दे।
क्योंकि Amazon ने तो जीएसटी के साथ ही उससे पकड़ा होगा पैसा। वो जो सेलर है 100 रुपए प्लस 10 रुपए जीएसटी 110, Amazon पे 110 आया होगा, ऐसे ही होगा ना। तो सरकार कह रही है इसके पास ये जो 10 रुपए जीएसटी पड़ा है जो दुकानदार में भेजेगा, इससे 2 रुपए हम अभी मांगते हैं। वो जो बिल के अंदर 10 रुपए लगा ना, सरकार ने बोला सेलर से मैं सारे नहीं लूंगा, 1-2 रुपए Amazon आप पहुंचा दो मेरे पास। दिस इज कॉल्ड टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एंड अब इससे ज्यादा मत सोचिएगा, मैं तो आपको बोलूंगा, आपको नहीं भी समझ आया आप इतना समझिए, हर ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी है बस। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, एवरी ईसीओ, और बस लाइन याद कर लीजिए, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, वो 51 था या 52 है। एवरी ईसीओ जिसको भी टीसीएस काटना है, कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 52 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। यहां तक क्लियर है? आगे सुनिए। आपको लगेगा सर ये भी पूरा क्लोजर नहीं आ रहा, क्लोजर मिलने भी नहीं वाला आपको, क्योंकि ईसीओ हर चैप्टर में अलग अलग तरीके से आएगा। आप बस इतना समझिए, ईसीओ का आपने क्या, उबर ओला, क्या इनकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है? जी हाँ कंपलसरी। क्लियर है बच्चे? आगे क्या बोल रहे हैं, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, आपने करा ही नहीं है 9 सबसेक्शन। और मैं आपको बता रहा हूं कि कौन पे करता है, ईसीओ पे करता है। थोड़ी सी चीज और बता देता हूं, ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। तो 9 सबसेक्शन 5 जो है ना, वो ये बोलता है, देखो अब मैं आपको हल्का सा प्रैक्टिकल लेके जा सकता हूं। उबर के अंदर जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है, आपने गाड़ी बुक करी, आपको सर्विस किसने दी? उबर ने या ड्राइवर? ड्राइवर ने सर, वी वेरी स्पेसिफिक। पर क्या ड्राइवर के बस की है जीएसटी लगाना? तो बेसिकली वो एक नोटिफाइड सर्विस है जिसमें बोल दिया ईसीओ इस ड्राइवर नहीं लगा पाएगा ये जीएसटी। हाँ, आप अगर एडिडास के शूज बुक करते, शूज ऑर्डर करते, तो एडिडास जीएसटी लगाने के केपेबल है ईसीओ के थ्रू भी, तो बड़ा क्लियर है ना वो तो। लेकिन क्या छोटे छोटे कारपेंटर, प्लम्बर, ये सारे के सारे जब ईसीओ के थ्रू सर्विस देंगे, क्या ये खुद से लगा पाएंगे? तो ये कुछ नोटिफाइड जो छोटे छोटे इंडिविजुअल सर्विस देता है, उसमें सरकार ने बोला ईसीओ तो खुद ही चार्ज कर लेना यार। यानी कि सपोज करो कि आप एक ड्राइवर है, लेकिन आप जो सर्विस दे रहे हैं, आर यू गोइंग टू चार्ज जीएसटी? बस की नहीं है आपके, तो क्या सरकार उस सर्विस को हटा दे जीएसटी से? सरकार कहती है उबर आप बिल रेज करो और आप जीएसटी चार्ज। सरकार को तो फायदा ही है जी। अब छोटे छोटे सारे ड्राइवर अगर ऐसे घूम रहे होते, तुम तो बिना जीएसटी के काम चलाते रहते, तो कहीं ऑटो चला रहा है, कहीं गाड़ी चला रहा है। जब तुम सारे के सारे ईसीओ के पास आ गए हो, क्या सरकार का कलेक्शन भी बढ़ जाएगा? सोचने वाली बात है। अगर आप ऑटो चलाते, आप जीएसटी चार्ज करते, लेकिन उबर ऑटो के थ्रू जीएसटी कलेक्शन चल रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उबर ऑटो बुक करते हो, कभी एक बार बिल देखना उसका, अगर आपने ईसीओ के थ्रू बुक करा हुआ है, उस पर चार्जेस लग रहे हैं। क्योंकि रैपिडो तो बुक करते हो, रैपिडो का बिल देखना, क्यों फोन पे बिल नहीं आएगा, चेक करना। तो बेसिकली हु इज लाइबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर दिस नोटिफाइड सर्विसेज? तो लॉजिकली ऊपर वाला पॉइंट भी वही कह रहा था, और वो कह रहा था कि 9(5) वाले में भी जो भी इश्यू है उसको कंपल्सरी रजिस्टर कराना। आपको अभी तक ले दे के बात सिर्फ इतनी है, ईसीओ को रजिस्टर कराना है, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51। और दूसरा, इफ एक बंदा नोटिफाइड सप्लाई दे रहा है तो ईसीओ को रजिस्ट्रेशन। यहां तक क्लियर है? अब आइए सर, person who supply goods or services through ECO who is required to collect TCS under 50. मेरा आपसे सवाल है, अगर आप कल को कोई चीज बेचना चाहो तो क्या बेचना चाहो?
ईसीओ के थ्रू। एसी बिकते होंगे ईसीओ के थ्रू। एक बंदा एसी बेचता है, वो कह रहा है मैं तो ईसीओ के थ्रू बेचता हूँ, क्या उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी? हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर ही है। लेट मी टेल यू, मैं आपको ये बता रहा हूँ किसको कंपलसरी लेना है। जिसके अंदर मैंने ईसीओ को कंपलसरी बोल दिया है और मैंने नीचे 95 वाली सप्लाई होगी तो ईसीओ तेरे को कंपलसरी लेना है। अब मैं सेलर पे आ गया, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज थ्रू, और वो आगे की लाइन सेम है, रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। छोड़ो ना उस चीज को, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस थ्रू ईसीओ, उसके लिए क्या हो जाएगा? कंपलसरी रजिस्टर। भाई साहब वो बड़ा फैक्टर है। अगर आप ईसीओ के थ्रू बेचोगे, आप कहोगे सर अगर हम ड्राइवर हो गए तो हम तो बाहर हो गए। सुनिए तो सही आगे, आप जनरली समझिए, आप एसी बेचते हैं, यू सेल एसी ईसीओ के थ्रू, क्या आपके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है? पर इससे सारे छोटे दुकानदार डर जाएंगे, ड्राइवर डर जाएगा, सारे डर जाएंगे, छोटे वाले रेस्टोरेंट वाले छोटे छोटे कितने एक बात बताइए, अभी जोमेटो पे लजीज वाला भी आता है नहीं आता? आ रहा होता है, मुझे नहीं पता, आ रहा होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा कुछ लोगों को इवन इफ यू आर सेलिंग गुड्स थ्रू ईसीओ आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी, एक्सेप्ट में क्या लिखा मैंने बताइए। मैंने सर्विस के आगे कुछ ना लिखा, ना इंटरनेट क्या, तो लेट मी टेल यू, चाहे आपकी इंटर हो, सर्विस प्रोवाइडर वालों को बोल दिया 20 लाख तक तुम रजिस्टर हो, क्योंकि अब समझिए इंडिया के अंदर लेबर क्लास बहुत है। मैं एक कारपेंटर प्लम्बर नहीं घुस जाता इसके अंदर। अगर आप सोच के देखिए, यार हमें वो लंबी बात नहीं करनी इतनी। आप मुझे बताइए, अगर कोई भी बंदा गुड्स और सर्विस बेचता है ईसीओ के थ्रू तो उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। बॉटम लाइन तो एक बार पहले ये है, अगर आप ईसीओ के थ्रू बेचोगे तो रजिस्ट्रेशन लेनी है, आपको लेनी है, लेकिन आप बच सकते हो इफ यू सप्लाई सर्विस। दूसरी बात, इफ यू सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, भाई साहब मैं ये कब बेचता हूं? दिल्ली में ही बेचता हूं, जोमेटो के थ्रू बेचता हूं। सिर्फ यही कप बिकता है मेरा, 36 लाख रुपए के कप बेचे हैं मैंने, और मेरी दुकान नहीं है, ईसीओ के थ्रू बेच रहा हूं 36 लाख। मुझे बताइए क्या मेरे को रजिस्ट्रेशन लेनी है? और भाई साहब ये दिल्ली में बिकता है और यूपी में भी बिकता है, ईसीओ के थ्रू बेचता हूं। You have to take it because when it's inter, it's compulsory even if it is through ECO। बड़ा गहरा लिखा है बेटे, ये एकदम हिल जाता है दिमाग, समझ रहे हो? तो बेसिकली अब आप मुझे बताइए क्या आपको ये लाइन पर्सन वाली दोबारा पढ़ दो एक बार, क्या समझ आ गई? और फिर हमारा 24 टर्न हो जाएगा। समझ नहीं आई? बताइए, क्लियर है बच्चे? आपका सेक्शन 24 सारा का सारा डन है। अब मैं आपके पास आ रहा हूं सेक्शन 23 में। किस किस को रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी थी, याद करिए जरा। एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नॉट लिवेबल टू जीएसटी। आप जो बेच रहे हैं अगर उस पर जीएसटी है नहीं, कहने मतलब एग्जाम्प्ट सप्लाई, सिर्फ एग्जाम्प्ट सप्लाई। लिकर हो गई, पेट्रोल हो गया, एसी हो गया, जो फुली एग्जाम्प्ट है थ्रू नोटिफिकेशन और व्हाटएवर, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है? नहीं लेनी। दूसरा क्या था? एग्रीकल्चरिस्ट हु इज प्रोड्यूसिंग एंड देन सेलिंग, उसको नहीं लेनी। और एग्रीकल्चरिस्ट कौन हो सकता था? इंडिविजुअल और एचयूएफ, बाय ओन लेबर, हायर्ड लेबर, व्हाटएवर। देन सरकार ने बोला अब आगे के पॉइंट, ये दो तो एक्ट में लिखे हुए थे, टोटली एग्जाम्प्ट एंड एग्रीकल्चरिस्ट। फिर सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू पॉइंट डाले कि इन इन लोगों को भी हम, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। और उसमें सबसे पहला क्या था? पर्सन मेकिंग ओनली आरसीएम। अब आगे देखो क्या लिखा मैंने, एक्सेप्ट भाई साहब मेटर से बात कर चुका मैं, इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओ भैया इंटरस्टेट कंपलसरी है, पर गुड्स के लिए था ना, सर्विस के लिए थोड़ा ना, तो वो नीचे एग्जेम्पशन में डाल दिए कि इफ यू आर इनटू इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस तो यू आर एग्जाम अप टू 20 लाख और 10 लाख।
पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, क्यों ये था कि नहीं था? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कंपलसरी एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स, कितने अमाउंट तक? बस आपको पैन नंबर होना चाहिए और यूएबल होना चाहिए, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स के साथ मैंने लिख दिया एक और वर्ड, एंड नोटिफाइड प्रोडक्ट्स। ये सारी बातें कर चुके हैं, और इसके बाद ये टेबल भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन, सर इसका तो कंपलसरी था, पर एग्जाम्प्ट क्यों हो रहा है? ये कौन से लोग एग्जाम्प्ट हो रहे थे? इफ यू आर इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड नोटिफाइड। कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट of taxable notified handicraft goods and notified up to, मुझे बता दीजिए क्या कोई दिक्कत यहां तक? ऑल क्लियर टिल हियर? अब आपको ना ये 2 पॉइंट और है जो लोग एग्जेम्प्ट, और मैं नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट करा आपके साथ, जो मैंने येलो से करा, आप मुझे बताइए समझ आया आपको? दिस कैटेगरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। क्या कैटेगरी है? पर्सन मेकिंग, एग्जैक्टली, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस, अदर देन को छोड़ दो आप अभी, थ्रू ईसीओ। भाई साहब अगर आप सर्विस देते हो तो 10 और 20 लाख की लिमिट है ना आपके लिए, लेकिन सर ये अदर देन क्यों लिखा है? क्योंकि बेटे अगर तुम 95 के हुए ना तो ईसीओ को रजिस्टर करा लेना है ना, मतलब उस सर कोई ना कोई, इसलिए बोलना नहीं चाहता, 95 आपको पता ही नहीं है तो वो चीज उतना गहरा जाना भी नहीं। अगर आप ईसीओ के थ्रू बेचते हैं सर्विस तो आपके ऊपर लिमिट है, ठीक है? तो वही बात लिखी हुई है बस। लास्ट पॉइंट, पर्सन मेकिंग, इंटर होता तो हो जाता है ना, लेकिन इंट्रा है, और अगर तू किसके थ्रू बेच रहा है? ईसीओ, तो 10 20 40 की लिमिट लग जाएगी। बस कंडीशन ये है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर इस पर्सन का इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड करंट फाइनेंशियल ईयर शुड बी अप टू 10 लाख 20 लाख एंड 40 लाख। आपका पिछले साल इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो टर्नओवर इज अप टू 10 20 40 व्हाटएवर, अगर इसके अंदर अंदर है तो सही है, पर इससे एक्सीड हो गया तो आपका फिर रजिस्ट्रेशन। कई बच्चे क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये बहुत ही जैसे लिखे हुए हैं, आप इसका लिस्ट बना लीजिएगा। ये मैं फाइल दोबारा शेयर करूंगा, पहले वाली फाइल में नहीं थे पॉइंट्स। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? ओके, तो सर जी आपका 22 23 24 25 कौन सा था हमारा प्रोसीजर, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 26 करा दूं आपको पहले, वैसे मैंने करवा दिया था। 26 कौन सा था बताओगे? डीम्ड रजिस्ट्रेशन। मेरा आपसे सवाल, एड्यू जंक्शन को जब अगर मैं रजिस्टर करूंगा तो मैं सेंटर के पास एप्लीकेशन डालूंगा, मैं दिल्ली में डालूंगा? सबसे पहले तो आप समझिए जीएसटी की वेबसाइट है, जीएसटी पोर्टल बोला जाता है उसे, ठीक है? जब मैं पोर्टल में जाऊंगा ना, तो मैं जब भी एप्लीकेशन भरूंगा तो क्योंकि मैं अपना पिन कोड और वो डालूंगा ना, तो दिल्ली के रिस्पेक्टिव कोई ना कोई ऑफिस में जाएगा जीएसटी। आप सब बच्चे सिटी वॉक में, Yes, sir. सिटी वॉक के वहां पे ही जीएसटी का ऑफिस है। अगर देखो आपने कॉर्नर पे, मैंने भी रिसेंटली देखा, ठीक है? तो हो सकता है एप्लीकेशन वहां जब कहीं भी जा रही हो, 50-100 ऑफिस होंगे बेटे दिल्ली दिल्ली, ठीक है? तो मुद्दे की बात ये है कि सर दिल्ली के पास जाते हैं और दिल्ली से ही कोई ना कोई प्रॉपर ऑफिसर, मतलब जिसके भी लैपटॉप पे आया कि आपके एरिया में किसी ने अप्लाई करा है, ठीक है, तो वो प्रोसीजर, और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे बताइए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मुझे रजिस्ट्रेशन दे दिया? नहीं दे दी? क्या जब मुझे दिल्ली की गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देगी डज इट मीन कि मुझे सेंटर से अलग से लेनी है रजिस्ट्रेशन? नो, इट्स नॉट टैक्स वाइज, इट इज प्रीमाइस वाइज। दिल्ली वाले ने दे दी मतलब सेंटर ने दे दी, दिल्ली ने रिजेक्ट कर दी मतलब सेंटर ने रिजेक्ट कर दी। ऐसे अलग अलग दो अथॉरिटीज नहीं है कि उसने रिजेक्ट कर दिया इसने कर दिया, ये नहीं चल रहा है यहाँ। मुझे बताइए क्लियर है यहाँ तक? तो ये सेक्शन 26 था। फिर हमने 27 करा था, बताइए कौन सा था? कैजुअल टेक्निकल पर्सन। आप ये प्लान्ड वे में आए हैं? मतलब आप घर से निकले थे क्लासेस के लिए? कितने बजे? गुड।
चार दिन टाइम ले लो ना जल्दी आएंगे कल सी बात है जल्दी ठीक है। एनीवेज 27 हमने करा था, बताओगे कौन सा था? हाँ निमिष जी 27 बताइए जरा, पूरा समराइज करिए सेक्शन 27। आइए इधर आइए। हाँ हाँ आपको क्लास में लेना है आपको बता सेक्शन 27 एक बार जल्दी से सब बच्चों को रिवाइज कराइए, सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे फिर आपके लिए। अच्छा 27 बता दीजिए जितना आता है। थोड़ा सा तो बता दीजिए, हेडिंग बता दीजिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है एनआरटी। परवीन जी आप बताइए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी के बारे में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बता दीजिए क्या होता है? जब तक तो बोर्ड पे था तब तक वहां देख रहा था मैं। सारे बच्चे रजिस्टर देख रहे हैं, हमारा नंबर आएगा। मीनू जी आप बता दीजिए। अच्छा आप नेक्स्ट बताइए किससे पूछा जाए? निशांत से। निशांत जी हाँ हैं? क्या है लॉ का क्वेश्चन पूछो। महक जी बता रहे, महक जी बता दो। एक बार सुन लो सारे बच्चे। बातें मत करो भाई, अब तो सुन लो कम से कम। 5 days पहले करवानी पड़ती है और एडवांस में जीएसटी देना पड़ता वेरी गुड। और कितने टाइम पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन मिलती है? है 90 days और द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन विच एवर इज लोअर। अगर आपको 40 दिन चाहिए तो 40 ही मिलेगी ना, पर अगर 140 बोल दिया तो 90 से ज्यादा नहीं मिलेगा, फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। कितने दिन के लिए? और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उसका कोई ना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होता है। बट एनआरटीपी में होता था? नहीं होता था। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला जो है जो धंधा कर रहा है कैजुअल टैक्सेबल, वो उसका बिजनेस से रिलेटेड होता है। बट एनआरटीपी के लिए ये चीज नहीं होती थी। पेपर में डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनआरटीपी। ये दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे। एनआरटीपी डज नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैज फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। NRTP, whatever he is supplying, may be in relation to business or not in relation to business, but casual taxable person makes supply in relation to his business. अब आप मुझे बताइए, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है वो तो रजिस्ट्रेशन कराता है नॉर्मल प्रोसीजर पे होता है, एनआरटीपी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना आधार, उसके पास अपना पैन कार्ड नहीं होता, तो वो अपना पासपोर्ट लगाता है और एजेंट का पैन नंबर लगाता है, अगर आपको ध्यान हो। बिल्कुल। और सिमिलर पॉइंट क्या हो गए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेनी है, एडवांस में जीएसटी की पेमेंट करनी है, मैक्सिमम 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगी, कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 90 मोर डेज। क्या आपको क्लियर है बात? तो सर जी आपका सेक्शन 27 ये सारा का सारा था। हाँ जी तभी पूछा था, मैं चेक कर रहा था कि क्या आप घर जाके पढ़ते हैं, पर आप तो घर भी लेट पहुंचे। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर लिया था, आई थिंक अब फ्लो बन चुका है। आइए अब शो। ओ माय गॉड, हम्म ECO ECO तुम क्या भाई ECO है क्या कह रहे हैं? ECO लिखकर और कुछ सीखा? अभी आप आए हो स्टार्ट करो। अब आप ना मेरी बात पहले जनरली सुनिएगा, फिर आपके सामने एक चार्ट आएगा और मैं आपको बता रहा हूँ काफी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आते आते बच्चा गिव अप करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक आपका अच्छा पोर्शन चल रहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कुछ मतलब, और इससे आता जब बिलीव भी इंस्टीट्यूट को पता होता है यहाँ के स्लो, और इसी से ही आता है। नॉर्मल ऐसे 20 लाख 10 लाख पूछते नहीं करे तो आसान है, ये थोड़ा ना पूछे, तो हर कोई पढ़कर आता है। बिलीव मी ऐसा होता है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल 100% कह रहा हूँ।
तो अब आप अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि यहीं से ही बच्चे का इंटरेस्ट लेवल और वो डिप होता है और यहीं से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो आप जब अप्लाई करते हो ना, तो एक फॉर्म है दैट इज REG 01। सब बच्चों को ध्यान था, वो REG 01 बताया था मैंने। हाँ, REG 01 में यू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। अब ना जनरल बात सुनना मेरे, ठीक है, आपको एक एक प्रोसेस ओवरऑल इंडिया में क्या चल रहा है समझना जरूरी है। सो इट इज REG 01 जो कि एप्लीकेंट भरता है, उसके अंदर बेसिक डिटेल होती है, उसका अपना पैन नंबर, एड्रेस, OTP आ जाता है वेरीफाई। जैसे आप कोई भी चीज, कोई नई ऐप डाउनलोड करते हो तो OTP आ जाता है ना, ठीक है, तो उसी तरीके से आप OTP आता है। पहले आप अपनी आइडेंटिटी बताते हो, ठीक है, उसके बाद आप अपनी बिजनेस की आइडेंटिटी बताते हो REG 01। अब सवाल ये, आपके हिसाब से कितने दिन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है? एक महीना। आंसर इज, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट करा दिया, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा कि आधार ऑथेंटिकेशन, आर यू इंटरेस्टेड। अगर आपने यस करा तो वो आपको एक पोर्टल पे लेके जाएगा, आप उसमें अपना आधार नंबर डालोगे। आधार कार्ड सबके पास है, सबको पता है आपके आधार कार्ड में पीछे मोबाइल नंबर कौन सा इनेबल्ड है, उस पर OTP आएगा, आप OTP डालोगे और आधार ऑथेंटिकेटेड। इससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट स्किल नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप सभी बच्चों के पास आधार कार्ड है, तो क्या उस पर कभी OTP आया आपका कि आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो? आया हो? जैसे सभी बैंक ने बोल दिया था सारे अपने आधार कार्ड हमारे बैंक से कनेक्ट करो, ऐसे तो हो रहा था वो। तो जब आप अप्लाई भी करते हैं तो आपको अपना आधार नंबर डालना है और वो आ जाएगा, अ मैसेज हैज बीन सेंट ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रिलेटेड टू दिस आधार। आपका OTP आएगा, आप OTP डालोगे और आधार ऑथेंटिकेट। लेकिन अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर कोई दूसरा डल गया, आपने चेंज कर दिया। तो इसलिए तो आधार केंद्र में जाके लोग अपने नंबर अपडेट करते हैं, एड्रेस अपडेट करते हैं। तो अगर वो नहीं आ रहा तो जाइए जरा, कराइए जरा, ठीक है। तो आधार ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आपने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन कितने दिन में मिल जाएगी? 7 days। यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन विद इन 7 days ऑफ अप्लाइंग। आगे सुनिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार के पास एक डेटाबेस है, अगर आप उस रिस्क कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट कर लेगा कि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए इसकी दुकान का। इन दैट केस, अगर आपका केस सिलेक्ट हो गया फॉर फिजिकल, यू आर आधार ऑथेंटिकेटेड, यू आर आधार ऑथेंटिकेटेड, आपको लग रहा है भाई 7 दिन में आ जाएगा, हो सकता है भाई 7 दिन के अंदर ना मैसेज आ जाए, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो आपके लिए टाइम लिमिट कितनी है? 30 days। आपने जब भी अप्लाई करा 30 दिन में। अरे सर आधार होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेक करने आएगा प्रॉपर ऑफिसर, समझ रहे हो? उसके बाद सर उसका मैसेज तो नहीं आया कोई, मतलब सिस्टम जनरेटेड, हम सिलेक्ट नहीं हुए, सिस्टम जनरेटेड। लेकिन अगर PO को ऐसा लगा, प्रॉपर ऑफिसर को, दैट इट इज नेसेसरी फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, तो भी वो आपके पास आ सकता है। और उसके उसमें भी लिमिट कितने बजे? 30। कहने का मतलब है, अगर आपके प्रीमाइस की वेरिफिकेशन हो रही है तो 30 दिन है, और अगर नहीं हो रही तो 7 दिन है, कंसिडरिंग योर आधार ऑथेंटिकेट। और अगर आपने गलती से आधार ऑथेंटिकेशन को अभी इग्नोर कर दिया, नो कर दिया, तो 30 दिन का टाइम पीरियड, कंपलसरी वेरिफिकेशन होगी, GST वाला आएगा, ठीक है, कंपलसरी वेरिफिकेशन होगा, 30 दिन में दे दिया जाएगा उसको। सर क्या ऐसा हो सकता है आधार डाला और 7 दिन में मिल जाए? मिल जाए, क्योंकि सिस्टम में नहीं पकड़ा, PO को भी नहीं लगा, 7 दिन में मिल जाएगा। और अगर आधार ऑथेंटिकेट नहीं करा तो कितने दिन में मिलेगा? और अगर करा तो 7 दिन भी हो सकता है और 30 दिन। यहां तक क्लियर है आपको? आइए, तो एक फ्लो जो मैंने बनाया, अब एक बार उसको देखते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, यहां से पढ़िएगा। अ पर्सन
सिर्फ फॉर्म दिखाना चाह रहा हूँ आपको। Person who wants to obtain registration shall apply for the same in form GST REG 01. The application for registration in GST form REG is divided into two parts, part A and part B. ठीक है जी। और वो कह रहा है ये जो प्रोसीजर है ये नीचे वालों पे नहीं लगेंगे बेटे, वो थोड़े हाई कैटेगरी बनते हैं ना, TCS वाले, TDS वाले, NRTP, इनके पास है ही नहीं अपने पैन वैन की डिटेल ही नहीं है इन लोग के पास। समझ रहे हो, ऑनलाइन गेमिंग आउटसाइड इंडिया, OIDR आउटसाइड, इनके पास कहाँ पैन होते हैं, तो ये जनरल कैटेगरी में नहीं आ रहे ना। ये पेपर में आ सकता है भैया किस किस को REG 01 नहीं भरना, ये अभी लिखा है बेटे ये सामने तुम्हारे। मुझे बताइए समझ आया पहले आपको लॉजिक? थ्योरेटिकल रीड करने की चीज है भाई, बट आपको याद करनी पड़ेगी पेपर में, डेफिनेटली दे आर केपेबल ऑफ बीइंग आस्क्ड। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? आइए अब हम देखते हैं। और वो ये लिख रहे हैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड प्रोसीजर, हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए इन लोगों का नहीं है। ठीक है बच्चे, आइए। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन डिपिक्टेड बाय द डायग्राम, बड़े ही प्यार से देखिएगा। पार्ट नंबर 1, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड एंड पर्सन सीकिंग योर लायबल टर्नओवर एक्सीड है या फिर आपकी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, shall before applying for registration declare his PAN and state in part A of form GST REG on GST common portal। आप मुझे बता दीजिए आपसे क्या क्या ले लिया उसने, पैन नंबर और आपकी स्टेट। मुझे बताइए क्लियर है यहाँ तक? REG 01 में पहले आप अपना डिटेल ये थे, मैं जो टेबल बनाया हुआ मैं उससे भी आपको समझा दूं। अगला पॉइंट पढ़िए, पैन वैलिडेट कैसे करेगा आप जब GST वेबसाइट पे दोगे तो? CBDT होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स का ही है वो। ठीक है, तो अगर आपका पैन एलोकेटेड हो रखा है, आप अगर गलत डालोगे तो आ नहीं जाता इनकरेक्ट, कैसे आ रहा होता है? वो बैकएंड पे कनेक्टेड होते हैं भाई CBDT और उस, समझ रहे हो? सो बेसिकली पैन इज वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय CBDT base and is also verified through separate OTP sent to the PAN link mobile and email address। क्लियर है जी? आपके पैन की चेकिंग हो गई है, उस पैन के पीछे मोबाइल नंबर पे भी OTP आ जाएगा, ईमेल पे भी आ जाएगा, चेक हो जाएगा वही बंदा है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है आपका पैन खो गया हो, मैं ही अप्लाई कर रहा हूँ तो नहीं हो पाएगा ना। ऐसे फर्जी में तो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं लोग, किसी का पैन नंबर मिल जाए ले लो रजिस्ट्रेशन। मुझे बताइए जब आपका ये हो गया अब क्या चीज जनरेट हुई? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर। मैंने भी आपसे पूछा भी नहीं आपका धंधा क्या है, आप क्या बेचोगे, टीवी बेचोगे, AC बेचोगे? आप अपना पहले मुझे पैन नंबर बताओ, स्टेट बताओ, और अब आपके पास एक क्या नंबर आ जाएगा? TR, दैट इज टेम्पररी रेफरेंस नंबर। यूजिंग TRN the applicant shall electronically submit in part B of the application form along with the specified document the common portal। बात इतनी सी है। REG 01 के कितने पार्ट थे? पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A तो बहुत छोटा है भाई, अपना पैन नंबर और स्टेट बता, TRN आ जाएगा। TRN को किस में डाल दोगे? पार्ट B में। और अब बताइए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर प्रेमाइस, क्या बेचते हैं आप, व्हाट इज द लीगल नेम, व्हाट इज द कंपनीज नेम, डायरेक्टर्स नेम, बैंक डिटेल, प्रेमाइस जो है उसका तुम्हारे नाम पर है तो पेपर दिखाओ प्रॉपर्टी के, नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट दिखाओ। आपको क्या लग रहा है जब मैं इस जगह को रजिस्टर कराऊंगा तो सरकार मान लेगी मैं यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ? कैसे मानेगी सरकार? मैं बोलूंगा वी आर गेटिंग रजिस्टर्ड एडू जंक्शन, एडू जंक्शन यहाँ पर है, कैसे बताऊंगा? रेंट एग्रीमेंट नहीं डालूंगा क्या? हर चीज वैलिडेट होती है भाई। तो बेसिकली यूजिंग द TRN, अच्छा सॉरी, ठीक है, पार्ट B ऑफ द एप्लीकेशन कंटेन, मैंने इसको अपने उधर अच्छे से बनाया हुआ है, बस एक बार मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ फिर भी। कंटेन डिटेल्स सच एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, लाइक अगर आप एडू जंक्शन लेके चलिए तो मैं क्या बताऊंगा इनको, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है? पार्टनरशिप फर्म। कैसे मान लेंगे वो? पार्टनरशिप डीड सबमिट करूंगा भाई, रजिस्टर्ड डीड है हमारे पास। अगर अब आप चेक करोगे सर अगर मैं अप्लाई करूंगा क्या क्या मेरे पास है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है। ज्यूरिसडिक्शन तो होता है कि किस एरिया में हम लोग आ रहे हैं, सो दैट वो रिस्पेक्टिव वहां पे जाएगा, वो तो ड्रॉप डाउन से पता लगेगा। अप्लाई करूंगा। ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन, ये आपको नहीं पता कॉम्पोजिशन स्कीम होती है। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है? जिसमें मेरे को GST चार्ज नहीं करना होगा, मैं बोल दूंगा मैं छोटा दुकानदार हूं तो मेरे पास एक स्कीम है वो लग जाती है। ठीक है, पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास में चलेगा। अगला क्या है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेरा एड्रेस ऑब्वियसली विद द प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट लगेगा।
नेचर ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट, डिटेल्स ऑफ एडिशन, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, उसमें दुष्यंत और मेरा जाएगा, आधार ऑथेंटिकेशन एक्सेट्रा। आधार ऑथेंटिकेशन एडो जंक्शन का या पार्टनर्स का? पार्टनर्स का जाता है। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? जब आप अपने सारा ये दे देंगे, ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, पार्ट बी भी भर दिया आपने, ठीक है, अब क्या होगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ सच, और मैं सबमिट का बटन दबाया, मैंने कहा भाई मैंने जो डालना था पार्ट ए भी भर दिया, पार्ट बी भी, पार्ट ए सबमिट करके क्या निकल कर आया था, टीआरएन, वो टीआरएन पार्ट बी में भरा, ये डिटेल डाली, बैंक डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, आधार, सबमिट करूंगा, अब क्या आ रहा है, एन एक्नॉलेजमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट shall be issued to the applicant electronically। और बात इतनी सी है, कैजुअल टैक्स पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन गेट्स अ टीआरएन फॉर मेकिंग एडवांस पेमेंट। आप मुझे समझा सकते हैं क्या बोल रहे हैं? कैजुअल टैक्स सर मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरी आइडेंटिटी में पेमेंट कैसे करूं जीएसटी को? आप कहोगे ऐसे होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। सरकार ने बोला टीआरएन नंबर मिला था पार्टी भर के, उसके रेफरेंस के थ्रू पेमेंट कर, पहले रजिस्ट्रेशन तो होना दे दूंगा तेरे को, तू आगे नहीं जाएगा पार्ट ए के बाद। पार्ट ए से क्या मिला आपको, टीआरएन, टीआरएन का डिटेल डाले वेबसाइट में जाके, एडवांस पेमेंट कर 5 लाख रुपए अगर बनती है, तब आगे जाएगा इसका फॉर्म। मुझे बताइए क्लियर है? एडवांस पेमेंट हो जाएगा, कैश लेजर, और ये आपको कुछ नहीं पता। आप मुझे बताइए एप्लीकेशन अब किसके पास चली गई? पीओ के पास चली। हालांकि मैं आपको उसको और इजी तरीके से यहां से दिखाता तो आपको अच्छा लगता। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, पहले अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुनिए। एप्लीकेंट क्या भरेगा, REG01, कौन सा पार्ट एप्लीकेंट पहले भरेगा? पार्ट, कौन सा पार्ट भरेगा? पार्ट ए। पैन नंबर, CBDT, ये जो मोबाइल नंबर लिखा है ना बेटे, आपने देखा अभी लिखा था या नहीं लिखा था? नहीं, हट गया ये। ईमेल लिखा था, हट गया ये। पहले होता था, अब हट गया। अब वो कहता है पैन नंबर दे दो, स्टेट बता दो, बस क्या जनरेट हो जाएगा? टीआरएन। टेम्पररी रेफरेंस नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर था? रेफरेंस नंबर, ठीक है, रेफरेंस लिख लीजिएगा इसको। विल बी ग्रांटेड ऑन वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। और जब ये टीआरएन आ जाएगा तो यही टीआरएन यूज करके क्या भरा जाएगा? यूजिंग टीआरएन पार्ट बी इज टू बी फिल्ड। और यही बात है ना सारी लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ एक्टिविटी, डेट ऑफ, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी होना चाहिए, आधार ऑथेंटिकेशन, बैंक डिटेल, कॉम्पोजिशन स्कीम, प्रूफ ऑफ पेमेंट। किसके लिए होगी ये प्रूफ ऑफ पेमेंट? कैजुअल टेक्सुअल पर्सन तो जमा करना पड़ेगा, तभी तो पार्ट भी जमा होगा उसका। An acknowledgement in the prescribed will be issued and application shall be forwarded to P। ये सारा क्लियर है यहां तक? ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। प्लीज फोकस से देखते रहिएगा। पार्ट नंबर बी जो है, ये पार्ट नंबर बी को मैं रोटेट कैसे करूं? इधर से तो होता ही नहीं है। पार्ट नंबर बी मैं इधर से फाइल खोल लेता हूँ क्योंकि यहाँ से फोटो भी सही नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर 7 डेज के अंदर कोई भी रिप्लाई ना आए, आधार ऑथेंटिकेटेड हो, तो क्या होगा? कॉमन सेंस के एंगल से सोच रहा। अच्छा मान लो अगर तुमने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया तो कितने दिन में रजिस्ट्रेशन आएगी? बट अगर कुछ भी रिप्लाई नहीं आया तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन। सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, अगर भैया रिप्लाई नहीं किए तो ये मान लिया जाएगा कि क्या हो गया बच्चे, डीम्ड रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड।
क्यों, समझ आई ये बात? अब आप जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को। पार्ट टू का मतलब ये वो है कि अब किसके पास बात आ चुकी है, पीओ के पास। यू हैव ऑलरेडी फिल्ड REG01। REG01 किस चीज का था, आई मीन उसके अंदर क्या क्या भरा आपने, पार्ट ए और पार्ट बी। और जब हमने सबमिट करा तो कंसर्न्ड पीओ के पास आ गई। अब आप देखिए, पीओ एग्जामिन द एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, REG01 एंड accompanying। अच्छा जी, इसका मतलब डॉक्यूमेंट साथ में लग के गए हैं। कैसे गए होंगे आप बताओगे, ऑनलाइन सबमिट हो रहे, स्कैन कॉपी जा रही है? हाँ जी, स्कैन कॉपी जाएगी पूरी। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं G31 सेकेंड फ्लोर से ऑपरेट कर रहा हूँ, G31 सेकेंड फ्लोर, तो आपको क्या लग रहा है मैं रेंट एग्रीमेंट नहीं डालूंगा? अगर मैं नहीं डालूंगा तो एप्लीकेशन का बात की है क्या, मजाक चल रहा है क्या? आप मुझे आज बोल रहे हो आप यहाँ रहते हो, आपको क्या लग रहा है मैं भरोसा कर लूंगा? जब तक एक एक डॉक्यूमेंट नहीं है, जो बंदा अप्रूव कर रहा है उसकी थोड़ा ना जिम्मेवारी है, कुछ एविडेंस तो चाहिए होता है। तो कहने का मतलब है REG01 along with the accompanying document। अब आप देखिएगा, इफ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, तो एक पीओ के पास एप्लीकेशन आई, उसने देखा हाँ इसका ये नाम, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। यस, इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, तो अब बताइए रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में मिल जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ। और ये कंडीशन ये हुआ है, इफ एप्लीकेंट सक्सेसफुली वैलिडेट्स हिज आधार ऑथेंटिक। भाई साहब आधार ऑथेंटिकेशन हुई है तो इस 7 दिन है, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड विद इन, अभी भी हर चीज ठीक है। देखो हर चीज ठीक होती है तो 7 डेज है, आधार ऑथेंटिकेट, अभी भी पेपर वर्क सारा सही था, तो कितने दिन लिख रहे हैं? तो सर ये क्या बात हो गई सर, 30 डेज क्यों हो गया, देखो तो सही। Where a person who has undergone Aadhaar authentication is identified on common portal based on data analysis and risk parameters to carry out site verification। सरकार ने बोल रहा है ज्वेलरी की सारी दुकानों पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। आप ज्वेलर हो, आप अप्लाई करा भाई साहब, आप आधार कर दिया तो क्या हो गया, आएंगे हम लोग ऑथेंटिक देखने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन। तो अगर सिस्टम ने ही आइडेंटिफाई कर दिया तो 30 डेज। अच्छा, where applicant fails to undergo Aadhaar authentication, अगर करोगे नहीं तो 30 दिन ही रहेगा ना। और does not opt for Aadhaar authentication, कितने दिन बच्चे, 30 डेज। और एक तीसरा केस क्या है, where PO deems it fit to carry out, ले दे के पैसे कमाने का जरिया तो बना दिया उन्होंने। प्रैक्टिकली सोचो जिंदगी, आज अगर मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा ना, मेरे को डर है, मैं अप्लाई करूंगा, वो आएगा और बोलेगा सर मैं ऐसे नहीं दूंगा रजिस्ट्रेशन, पैसे दो। दिस इज फैक्ट। आपको क्या लग रहा है इसलिए लगे, सारा सिस्टम होता कोई नहीं आता, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। मैं बोलूं अरे सर मेरा आधार ऑथेंटिकेटेड है, अरे भाई साहब आधार ऑथेंटिकेटेड है तो चलो इसका मतलब ये कैटेगरी मेरे लिए नहीं है, मैं सिस्टम से भी बच गया, सिस्टम से नहीं आया मेरा नाम, सिस्टम ने ऑटोमेटिक पैरामीटर्स में, डेटा रिस्क एनालिसिस में, लेकिन यहां तो फंस जाऊंगा मैं। पीओ कहेगा नहीं मुझे तो लगता है मुझे करना चाहिए, दिस इज, और पैसे बनाएंगे। इवन इफ यू डू आधार ऑथेंटिकेशन, उनके पास पावर है आपके प्रिमाइस में आने की, लॉ बोलता है उनको, कैसे रोक लोगे आप बात करोगे वो आपको रूल गिनवा देगा, ये रूल नंबर 8 और सेक्शन 28 के तहत फिजिकल वेरिफिकेशन आई थिंक आई शुड कम, तभी आते हैं जी। जब आप रेड लाइट क्रॉस करते हो पुलिस वाला तभी रोकता है, क्योंकि कोई ना कोई एक्ट लग जाता है कि अगर कोई व्हीकल रेड लाइट क्रॉस करे तो उसके पास पावर है रोकने की। आप समझ रहे हो? मुझे बताइए, पहले बताइए यहां तक समझ आया?
तो बेसिकली या तो 7 days या फिर इन 3 कारणों में से भी 30 दिन हो जाएगा। और 3 में से एक ही था बस कि इफ यू फेल टू डू आधार, बाकी 2 में तो भैया ऐसा है, कर ले आधार ऑथेंटिकेट, हमने आना है तुमने, या तो सिस्टम पकड़ लेगा, नहीं तो इफ वी फील वी डीम इट फिट टू विजिट वी विल विजिट। आपको समझ आई बात? तो इट इज इधर 7 days और 30 days। तो वो आपकी एप्लीकेशन देख रहा है 7 या 30 में कर देगा वो। मुद्दे की बात यह है, अगर सब चीजें सही है ये तो है, लेकिन अगर जब वो आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज कर रहा है, आपने REG01 भरा, आपने बोला G31 से ऑपरेट कर रहे हो, आपने पेपर ही नहीं लगाए, तो आप मुझे बताइए क्या PO आपको नोटिस इशू करेगा? Proper officer will issue a notice seeking clarification or information or documents from the applicant electronically. If all is in order, तो 7 दिन या 30 दिन। If all not in order, then notice will be issued. कितने टाइम पीरियड में? Within 30 days या फिर within 7 days। 30 days में क्या लिखा है आप बताइए मुझे। सेम वही बात लिखी हुई है। अगर सिस्टम में फंस चुके थे आप तो मैं 30 दिन नोटिस देने का। डीम स्प्लिट में तो सब्जेक्टिव बात हो गई, तो वैसे ही 30 दिन आ गए मेरे पास। और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं करा तो भी 30 दिन है मेरे पास। सो आई हैव द पावर टू इशू यू विद इन हाउ मेनी डेज? 30 days। और अगर इसके अलावा कोई केस हो गया तो पड़ेगा। सोच के देखिए, क्या PO, मान लो आपने अप्लाई करा, आपके इसमें गड़बड़ थी, यू आर आधार ऑथेंटिकेटेड, आधार ऑथेंटिकेट, आपने अप्लाई करा और 10 दिन निकल गए, मैंने रिवर्ट नहीं करा आपको क्या लग रहा है मैं आपको नोटिस इशू कर सकता हूं? यस, बिकॉज मैं आपका केस किस में डाल दूंगा? PO डीम्स फिट टू कैरी द साइड, ले नोटिस दे दिया तेरे को। प्रैक्टिकली सोचिए ना बात को, आपको समझ आ रहा है ना? तो बेसिकली इतना डिटेल जाने का नहीं है, वरना आपको बता रहा हूं आपको ये सारी चीज। तो आप मुझे बताइए यार, ये वाला केस तो यार मेरे हाथ में है, आप क्या कर लोगे इसमें? 7 दिन निकल गए, आपकी चीजें सही नहीं थी, 7 दिन निकल गए, आपको क्या लग रहा है मैं आपको नोटिस इशू कर पाऊं? मैं आपका केस डीम स्पिट वाले में डाल दूंगा, कर दूंगा इशू, लेकिन आप 30 दिन से आगे नहीं जा पाऊंगा। ये आप कह सकते, बताइए, क्लियर है? अच्छा, लेट सपोज आपने आधार ऑथेंटिकेटेड, सब बढ़िया, 7 दिन के अंदर कुछ दिक्कत थी और आपको नोट आ गया कि भाई ये क्वेरी है, ये कुछ ठीक करो। नो, इट इज ऑन यू, आपको कितने दिन में रिप्लाई करना? 30 days। विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ। और अगर तो इफ PO इज सेटिस्फाइड, अगर PO सेटिस्फाइड है तो PO आपको क्या दे देगा? रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मेनी डेज? 7 days। और अगर PO सेटिस्फाइड नहीं है वो रिजेक्ट कर देगा, रीजन दे देगा, आप तो मैंने आपसे एड्रेस की डिटेल मांगी, आप पैन कार्ड अटैच करके भेज रहे हो। कहने का मतलब ये है कि एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपने जब अप्लाई करा, मैं आपको रजिस्ट्रेशन दूंगा या तो 7 days या तो 30 days, नोटिस भी इशू कर सकता हूँ या तो 7 days या तो 30 days। अगर मैंने आपको नोटिस इशू कर दिया तो आपको कितने दिन में रिप्लाई करना? 7 days। और अगर आपने उस नोटिस का रिप्लाई कर दिया तो मुझे अब या तो यस करना है या नो करना है, कितने दिन के अंदर? 7 days। क्योंकि जब नोटिस और उसकी बात हो जाएगी तो 7-7 दिन पर मार्जिन चल रहा है। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर? ऑल क्लियर टिल हियर? वेरी 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 गुड। क्या आप बच्चे थक गए? नहीं बेटे नहीं, आप थक गए हैं, फिर तो ये बहुत थक गए हैं। लास्ट आ रहा है और क्या है, मेरे को उसमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मेरे को ये देखना है कि क्या आप खुद से समझ पा रहे हैं। अच्छा, टेस्ट ले आते आप? आपका टेस्ट रख लूंगा मैं।
डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इफ पीओ डज नॉट एक्ट, ही डज नॉट गिव यू नोटिस, कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या डीम्ड अप्रूवल नहीं हो जाएगी? डीम्ड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड, बस वही लिखा है, एक बार पढ़िए ना प्लीज। बस बेटे खत्म, बस बच्चे से चीजें तो और है, आप अगर बोलेंगे तो करा दूंगा आगे, नहीं बोलेंगे तो भी करा दूंगा। अगर कोई, जैसे कि कंप्यूटर खराब हो जाए, टेक्निकल कैसे, मतलब क्यों दिमाग में आपके टेक्निकल? हाँ, उसको क्या लगा, क्या हो गया, मतलब आप, आपको समझ आया? सर वो कह रहे हैं ना वहाँ पहुंचा ही नहीं तो उसने अपलोड कर दिया। अच्छा, इंटरनेट में मतलब आप कह रहे हो कि व्हाट्सएप भेजा और व्हाट्सएप ही नहीं पहुंचा? अच्छा, आ सकता है, अभी तक नहीं आया इसलिए लॉ नहीं बना, आप जब जीएसटी में जाओगे तो पक्का आ सकता है ये। नहीं, हो सकता है, पॉइंट तो है आपका, पर यहाँ तक अभी इंडिया पहुंचा नहीं है, थोड़े 10-20 साल लगेगी। ठीक है, आइए, ये क्या लिख रहा है, इन केस ऑफ पर्सन कवर्ड इन ए याद है आपको क्या था? आधार ऑथेंटिकेटेड, और वो कहता है 7 डेज में दे देगा, वो इश्यूज नहीं थे उसको कोई भी, और अगर उसने 7 दिन में कुछ नहीं करा तो डीम्ड अप्रूवल कितने टाइम में हो जाएगी? लेकिन यही तो आपको प्रैक्टिकली समझने की बात है, क्या वो इस केस को पीओ टीम स्पीड में लेके 30 दिन बढ़ा नहीं सकता? एग्जैक्टली, वो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप समझिए कि अगर मैं 8वें दिन जागू, अरे यार इसका तो रिप्लाई नहीं करा, एक काम करता हूँ उसको पीओ डीम स्पीड वाले में डाल देता हूँ, टाइम मिल जाएगा। अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अब मुझे बताइए बी वाले कौन कौन से थे? 3 थे, आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड 30 डेज, पीओ डीम स्पीड 30 डेज, सिस्टम जनरेटेड 30 डेज, और अगर ये 3 कैटेगरी में भी आपने 30 दिन में भी कुछ नहीं करा तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा, इफ यू हैव नॉट रिप्लाइड विद इन 30 डेज। क्लियर है? और आप मुझे बताओ, मैंने कोई क्वेरी डाली, आपको मैंने टाइम दिया 7 दिन, आपने रिप्लाई कर दिया और अब मैं चुपचाप बैठ गया, तो कितने दिन में डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा? 7 दिन के, में कभी तो 7 दिन ही आ रहे थे, तो ये सी वही था, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। ऐसा ही तो ऐसा किसी के साथ 30 डेज बढ़ा के कर सकते हैं। कर सकते हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही होता है, सरकार ऐसी स्मार्ट खेलती है। अब आप सबका से सवाल ये है कि कौन सी सरकार? हाँ, सेंट्रल हो गई, खुल के बोलिए। हाँ जी, क्या क्या डाउट है उनके? जब हमने 7 दिन के बाद उसने हमने भेज दिया तो वहां से 3 दिन एक बार फिर से बोल, आपने कुछ क्वेरी भेजी उनको? मैंने एक जून को मैंने रजिस्टर करा तो 7 जून को मेरे पास क्वेरी आई, मैंने क्लियर करके भेज दिया सर सबने। 7 जून को ही क्लियर कर दिया? 20 डेज 7 जून से 30 डेज नहीं है मेरे पास, 7 डेज हुए ना मेरे पास, अब मेरे को उसको येस और नो 7 डेज में करना है। क्वेरी वाले में चला गया, तूने 1 को अप्लाई करा, मैंने 7 को क्वेरी रेज करी, तेरे पास कितने दिन थे रिप्लाई करने? 7 दिन, दोनों सेम डे कर दिया, तो मेरे पास रिसीव कब हुआ आपका रिप्लाई? 7th को, 7 दिन है मेरे पास, और 7 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। क्लियर है दोस्तों? यार एक ही बात को कितनी बार आप सुनना चाहोगे? हाँ, ठीक है, आप रुक जाइए। मुझे बताइए, पहला पॉइंट पढ़िए प्लीज, बस हो गया बच्चे, खत्म हो गया। 1-2 पॉइंट और कराऊं? नहीं सर थ्योरी पहुंचा दो सर आईडीटी आप हाँ, मतलब ये थ्योरी है, मतलब मैं समझ सकता हूँ। एक बार बस ये वाले पॉइंट पढ़ लीजिए एटलीस्ट। और बस बेटे, शो कॉज नोटिस,
शो, कॉज, नोटिस। कार्ड्स में करते हो ना शो। वही वर्ड्स में लिखा हुआ है बस जो मैं समझाया। ऑल क्लियर टिल हियर? तो ठीक है सर जी, नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी मेरी जीएसटी खत्म हो जाए, पर होगा नहीं वैसे। दो क्लासेस लग जाएंगी क्योंकि ना थोड़ा धीरे धीरे चलता है, थ्योरी थ्योरी है ज्यादा। अच्छा मुद्दे की बात ये तरफ कैसे क्लेम्स दो सारे इतने क्लास क्या है? अच्छा मेरे साथ ही तो है, मेरी क्लास 1:30 से 3 है और 3 बजे है। नहीं कुशल सर्कल नहीं है, कल आशीष सर नहीं होते ना? कूल। कल सुबह से बैठेंगे बेटा। हाँ जी, कल मॉर्निंग से बुला लूंगा आपको, क्या होगी गर्मी होती है, थोड़ा सुबह सुबह आ जाए। सही 6 बजे, उस हिसाब से आप कितने बजे आओगे? देर से हाँ तो रुक जाओ। परसों टेस्ट है किसका? नहीं नहीं कल है। परसों बोला था सर गिफ्ट ऋषिकेश से। अभी तो हमने क्लास का सर क्लास तो ओवर होगी। सर गिफ्ट किस चीज का वैसे? अरे वो तो सही जहाँ भी गए थे गिफ्ट लाया था गाड़ी की, गाड़ी गाड़ी चाबी लेकर आओ लेकर। सर पतीसा ले आएंगे आप बताओ आपसे डबल एज है हमारी, ऐसे रिक्वेस्ट करो, 40 तो रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। सिर्फ 40 हो गए। हाँ सिर्फ 40 हो गए। नहीं मेरे डबल है 18 की होंगी ना मैडम? आप 36 के हो गए। 36 आप 36 36 96 क्या होता है? 86 ही बोला है सर। अभी 37 सर पे माइक हटाओ पहले। अभी 37 पे हो जाएंगे। 37 यार काफी बड़े हो गए यार। मतलब मेरा तो चलो ठीक है, मैं सोचता हूँ तो बड़े हो गए, पर ठीक है फैमिली हो गई। सर क्या सोचते थे? सर ये सुबह कब हवा आया बताओ। देखिए हाँ स्टेटस में वो लग रहे हैं कमेंट कर कावड़ कावड़ लग रहे हैं। साल बना दो सेम लग रहा सबको बोलो 2 गंगाजल वाले ऐसे कावड़। देखिए आप वो तो हैं? जल्दी नहीं रखनी क्लास। है। लड़कियों की बात तो ऐसे नहीं मानते ना। दूसरे सर ने स्टेटस लगाया है वो पेंगुइन के पीछे। मैं ये पूछ रहा हूँ मैं पेंगुइन किसको देखूं? नहीं ऐसा लग रहा है सर कि बड़े सालों बाद जेल से छूट के कोई आदमी गया घूमने के लिए और वो क्या पर गए किसके साथ है? घर पर पता तो इंडिया का चल सर जाएंगे और आपको नहीं बताएंगे। नहीं, पर सर बोल के गए, लग रहा है सौरभ सर पूछते रहेंगे जिसके साथ गए थे वो एक्वेरियम में। अरे हमें खुद नहीं बताया। क्या बोले तो मैं तो खुद सोच रहा हूँ ये भी नहीं बताया। सिंगापुर गए हैं, मेरे को भी स्टेटस से पता लगा। हाँ अब पता नहीं एक्चुअल में मुझे नहीं पता। सिंगापुर की बात हुई थी ना शीश से एक उन्हें था सिंगापुर लिखा था, वो छुपा हुआ था मीटिंग पास में। भी तो छुपा है गाना आया था सर शीश से आपको बताया था। ये जो 3 बच्चे अभी भी है ना, ये मेरे सबसे क्लास है, इनको पता ही नहीं। ले रहा हूँ सर, मैं ले रहा हूँ। अरे मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें। ये जा चुका है, ये मुझे ले और जोएब को क्लियर है? ये जा चुका है, मैं छोड़ के। हाँ सर थोड़ा थोड़ा। सर ये थोड़ा ये तो सर ठीक है फिर जाओ। एक कॉलेज की ले रहा होता है एक साथ दूसरी। जोएब जी इतना आसान कराया यार, थ्योरी कराई है।